नमस्कार दोस्तों, मैं पवन जांगीर आपका उत्कर्ष में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त और शानदार होंगे। तो विद्यार्थियों, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है भोजन के घटक। अब भोजन के घटक क्या होते हैं उसको समझने से पहले हमें एक परिभाषा को यहां पर समझना है, और उस परिभाषा का नाम क्या है चलिए देखते हैं। बच्चों, उस परिभाषा का नाम है संतुलित भोजन। हम जानते हैं हम अपने डेली लाइफ के अंदर, दैनिक जीवन के अंदर पूरे दिन में ढेर सारी चीजें खाते हैं, लेकिन क्या वे सभी चीजें हमारे शरीर के लिए संतुलित होती हैं या नहीं होती हैं, इस चीज को हमें समझना है। तो बच्चों, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए, दो चीजें बोली हैं मैंने यहां पर, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए क्या होने चाहिए? पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ होने चाहिए, या पोषक तत्व भी कह सकते हैं हम उसे। उसके अलावा दूसरी चीज वृक्षांश, और तीसरी चीज जल। अगर हमारे भोजन में ये सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में होंगी तभी हमारे शरीर की उचित वृद्धि और विकास हो पाएगा। और ऐसे भोजन को हम किस नाम से जानते हैं? संतुलित भोजन के नाम से जानते हैं। तो चलिए पहले इसकी हम लिख लेते हैं परिभाषा। ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए सभी पोषक पदार्थ या पोषक तत्व वृक्षांश एवं जल पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन कहलाता है। तो बच्चों, ये तो हो चुकी है इसकी परिभाषा। तो यहां पर आप जान चुके होंगे कि हमारे भोजन में मुख्य रूप से तीन चीजें होती हैं, और वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज कौन सी है यहां पर? पोषक पदार्थ या पोषक तत्व। दूसरी चीज हो जाएगी वृक्षांश, और तीसरी चीज है यहां पर जल। तो बच्चों, ये जो पोषक तत्व हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पोषक तत्व मुख्य रूप से आपके भोजन में 5 होते हैं। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, फिर प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन। ये 5 जब पोषक पदार्थ मिलते हैं तब जाकर हमारे पोषक तत्व कंप्लीट होते हैं। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोजन के घटक, सबसे पहला है यहां पर कार्बोहाइड्रेट। आप सभी जानते हैं कि जब आप शाम को खेलकर घर वापस आते हैं तो आप बिल्कुल थक जाते हैं, क्योंकि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है। और जैसे ही आप भोजन खाते हैं आपके शरीर में वापस एनर्जी या ऊर्जा आ जाती है। तो आपके शरीर को एनर्जी या ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। और ये कार्बोहाइड्रेट आपको कहां से प्राप्त होगा? ये आपको केले से प्राप्त हो सकता है, अनाज से प्राप्त हो सकता है, या फिर चावल से प्राप्त हो सकता है। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो चलिए इसका कार्य लिख लेते हैं यहां पर। कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। अब ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी रीजन की वजह से, इसी कारण की वजह से इसको हम क्या कहते हैं?
ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। तो यहां पर हम बात कर चुके हैं अपने पहले पोषक पदार्थ के बारे में, और इसके उदाहरण के भी हम यहां पर नाम लिख लेते हैं। तो चलिए इनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले केले, अनाज, और तीसरी चीज हो जाएगी यहां पर चावल। क्लियर? अब हम बात करने वाले हैं दूसरे पोषक पदार्थ के बारे में, और वो कौन सा है? तो दूसरा जो पोषक पदार्थ है उसका नाम है वसा। अब वसा और कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों का मुख्य काम सेम ही होता है, एकदम समान, कि शरीर को ऊर्जा देना। तो इसका कार्य भी हम लिख देते हैं, शरीर को ऊर्जा देना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। अब सवाल यह है कि कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर को ऊर्जा दे रहा है, वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा दे रही है, पर इन दोनों का नाम अलग अलग क्यों रखा गया है? तो बच्चों इसका मेजर डिफरेंस या मुख्य अंतर क्या है कि कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा आसानी से प्राप्त हो जाती है, लेकिन वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है। तो यहां पर अगर आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको कार्बोहाइड्रेट दिया जाए और वसा दिया जाए, तो यहां पर दोनों में से बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्या? यहां पर कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से आपके शरीर को ऊर्जा तुरंत प्राप्त होगी, आसानी से प्राप्त होगी। अभी जो वसा है, इनके स्रोत क्या है? हमें ये कहां से प्राप्त होती है? तो इनके स्रोत कौन कौन से हैं? घी बोल सकते हैं या हम तेल बोल सकते हैं। ये दोनों ऐसे चीजें हैं जहां से हमारे शरीर को वसा आसानी से प्राप्त हो जाती है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे तो हमें वसा खानी ही नहीं चाहिए। बेटा वसा भी आवश्यक होती है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में हमारे शरीर के लिए वसा हानिकारक हो सकती है। तो यहां पर दूसरा पोषक पदार्थ कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे पोषक पदार्थ के बारे में, और तीसरा जो पोषक पदार्थ है उसका नाम है प्रोटीन। हम बचपन के समय अगर अपना फोटो देखें और आज के समय अपना फोटो देखें तो दिन रात का अंतर होगा, क्योंकि बचपन के समय हमारे शरीर का आकार छोटा था, और आज अगर आप अपना फोटो देखते हैं तो आपके शरीर का आकार बढ़ चुका है। मतलब आपके शरीर ने वृद्धि की है, आपके शरीर ने अपना निर्माण किया है। तो शरीर की वृद्धि करना या उसका निर्माण करना, यह काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? शरीर की वृद्धि करना, शरीर की वृद्धि करना। क्लियर? और इसके स्रोत क्या होते हैं, ये हमें कहां से प्राप्त होता है? तो इसके स्रोत मुख्य रूप से क्या क्या हो जाएंगे? सबसे बेस्ट इसका स्रोत है दालें, और दूसरा यहां पर मैंने लिखा है दुग्ध उत्पाद। मतलब दूध से बनने वाली चीजें जो होती हैं वो आपके शरीर के लिए क्या होती हैं? प्रोटीन का स्रोत होती हैं, या वहां से आपको प्रोटीन आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो यहां पर तीसरा जो है हमारा भोजन का घटक या पोषक पदार्थ समाप्त हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट के बारे में, और नेक्स्ट जो है वो है विटामिन। अब विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य यही है कि आपके शरीर की सुरक्षा करना, मतलब ये आपके शरीर को रक्षा प्रदान करता है, और इसके अलावा ये शरीर के विकास के अंदर और उसके उचित प्रकार से कार्य करने के अंदर भी सहायता करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हो जाएगा? शरीर को रक्षा प्रदान करना, रक्षा प्रदान करना। विभिन्न प्रकार के रोगों से ये हमें क्या करता है? हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इस वजह से इसको प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। तो ये जो विटामिन होते हैं एक प्रकार के नहीं होते हैं, विटामिन के ढेरों प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं। तो विटामिन ए हमें कहां से प्राप्त होता है? हरी पत्तेदार सब्जियों से और गाजर से प्राप्त होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन हमें 2 या 3 एग्जाम्पल की यहां पर बात करनी है। तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? हरी पत्तेदार सब्जियां और गाजर। अब बात करते हैं दूसरे विटामिन के बारे में, और जो दूसरा विटामिन है उसका नाम है विटामिन बी।
अब ये जो विटामिन बी होता है, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी विटामिन के आप नाम लिख रहे हो तो उसके आगे आपको कैपिटल बी लिखना है, स्मॉल बी मत लिख देना, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ये विटामिन बी आपको कहां से प्राप्त होता है? दालों से और अनाज से प्राप्त होता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे विटामिन के बारे में, और यहां पर जो तीसरा विटामिन है उसका नाम क्या हो जाएगा? विटामिन सी। और ये जो विटामिन सी होता है ये आपको खट्टे फलों से प्राप्त हो सकता है। अब खट्टे फल बहुत सारे होते हैं और इनको इंग्लिश में कहते हैं सिट्रस फ्रूट्स। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, संतरा। तो संतरा क्या होता है? खट्टा होता है, तो इससे आपको विटामिन सी प्राप्त हो सकता है। या फिर नींबू, नींबू से भी आपको विटामिन सी आसानी से प्राप्त हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी आपको कहां से प्राप्त होगा? दूध से और अंडे से मुख्य रूप से प्राप्त होता है। क्या? विटामिन डी। कितने विटामिन हो चुके हैं हमारे यहां पर कंप्लीट? 4। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, अभी 2 और बाकी हैं। 2 विटामिन और कौन से हैं यहां पर? एक तो हो जाएगा विटामिन ई। चलिए इसका नाम लिख लेते हैं। विटामिन ई आपके शरीर को कहां से प्राप्त होता है? तो विटामिन ई दूध, मक्खन और अनाज, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां से आपको विटामिन ई प्राप्त हो सकता है, या ये विटामिन ई के स्रोत हैं। और अब हम बात करने वाले हैं लास्ट विटामिन के बारे में, और जो लास्ट विटामिन है उसका नाम क्या हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन के। अब ये विटामिन के हमें प्राप्त होता है पालक से, और उसके साथ साथ किससे? सोयाबीन से। तो यहां पर हम कुल 6 विटामिन के बारे में बात कर चुके हैं। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पर ओनली विटामिन के नाम बताए हैं और इनके स्रोत बताए हैं, इनके कार्य नहीं बताए हैं। तो कार्य के बारे में इस वीडियो में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि विटामिन हमें कहां कहां से प्राप्त हो सकते हैं, और उनके स्रोत मैंने बता दिया आपको। अब इनकी कमी से क्या रोग होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किया है, और इनके क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो ओनली इनके स्रोत के बारे में हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कौन से के बारे में? सबसे पहले हमने बात की कार्बोहाइड्रेट, फिर मैंने बात की वसा, प्रोटीन, और इसके बाद विटामिन। तो 5वां जो पोषक पदार्थ है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? उसका नाम है खनिज लवण। खनिज लवण, यहां पर आपके सामने 4 नाम लिखे हुए हैं। आयरन। अब आयरन आप सभी को पता है, हमारे शरीर के अंदर आयरन की आवश्यकता होती है रक्त बनाने के लिए, रुधिर बनाने के लिए। तो यह हमें हरे पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त हो सकता है। और इसके अलावा दूसरा जो मैंने यहां पर खनिज लवण लिखा है उसका नाम है कैल्शियम। अब आपकी हड्डियां मुख्य रूप से कैल्शियम से ही बनी होती हैं, तो हड्डियों की उचित वृद्धि के लिए या उनके रख रखाव के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम हमें दूध से, अंडे से, दालों से और मांस से प्राप्त हो सकता है। क्लियर? और इसके बाद मैंने लिखा है फास्फोरस। तो तीसरा जो यहां पर खनिज लवण है उसका नाम है फास्फोरस, और यह कहां से प्राप्त होता है? दूध, हरी सब्जियों से और बाजरे से। और लास्ट यहां पर मैंने लिखा है आयोडीन, जो मुख्य रूप से आपको प्राप्त होता है नमक से। कैसा नमक? ऐसा नमक जिसमें आयोडीन होता है। तो यह आपको समुद्री भोजन से भी प्राप्त हो सकता है या आयोडीन युक्त नमक से भी प्राप्त हो सकता है। अब ये जो खनिज लवण होते हैं इनका कार्य भी विटामिन के समान ही होता है। क्या कार्य होता है? शरीर की वृद्धि का, शरीर का यहां पर क्या करना? रोगों से बचाव करना। तो यहां पर लिख लेते हैं खनिज लवण का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? रोगों से बचाव। और यहां पर हमारे पोषक पदार्थ हो रहे हैं समाप्त। मैंने बोला था आपको 5 पोषक पदार्थ हैं। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन। यहां पर आपके पोषक पदार्थ समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भोजन के घटक समाप्त नहीं हुए हैं। अभी भी 2 भोजन के घटक बाकी हैं। तो वो नेक्स्ट जो 2 भोजन के घटक हैं उसमें जो नेक्स्ट वाला है उसका नाम है जल। अब जल
हमें पता है हमारे शरीर के अंदर 70% जो उसका भाग है वो जल से ही बना होता है। जल के ढेर सारे कार्य होते हैं, जैसे मैं आपको यहां पर बताना चाहूं, सबसे पहला क्या हो जाएगा, शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, यह हो चुका है जल का पहला कार्य। मतलब हमारे शरीर के अंदर जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं या कुछ अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, उन सबको शरीर के अलग अलग भागों में लाना और ले जाना, यह काम कौन करेगा, जल करता है। इसके अलावा जल का एक और काम क्या हो जाता है, ताप नियमन। मतलब अगर मैं गर्मी की बात करूं तो गर्मी में हमारे शरीर से पसीना निकलता है जिसमें जल पाया जाता है, और जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तब हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है। तो जल क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर ताप का नियमन करता है। मतलब जो हमारा टेम्परेचर है बॉडी का, उसको रेगुलेट करने का काम करता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है। और ये जो जल होता है हमें कहां से प्राप्त होता है, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूं, जो हम पानी पीते हैं उसी से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा हमें चाय से और कॉफी से भी प्राप्त हो सकता है। क्या इन्हीं से हमें जल प्राप्त होता है? एक और एक्स्ट्रा आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दे देता हूं। क्या है वो चीज, हम जो सब्जियां खाते हैं, हम जो फल खाते हैं, उनमें भी जल होता है, लेकिन उसमें जल कम मात्रा में पाया जाता है। तो अधिकतर जल हमें कहां से प्राप्त होता है, जो हम पानी पीते हैं या पेयजल। तो ये हम बात कर चुके हैं भोजन के दूसरे घटक के बारे में, जो था जल। अब लास्ट और अंतिम घटक कौन सा है? लास्ट और अंतिम घटक का नाम क्या है, रुक्षांश। क्या होते हैं रुक्षांश? ये क्या होती है, रेशेदार संरचना होती है या रेशेदार भाग होता है भोजन का। और इस रेशेदार भाग का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि शरीर से अपचित भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है, निकालने में सहायक होता है। इसका मतलब यह हो जाएगा यहां पर कि हम जो भोजन खाते हैं उस पूरे भोजन का पाचन नहीं हो पाता है। कुछ भोजन जिसका पाचन नहीं हो पाता उसको क्या करना पड़ता है, शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। और इस अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता कौन करेगा, यहां पर रुक्षांश करते हैं। और इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, इसको खाद्य रेशे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य रेशे। क्लियर? तो यहां पर हमारा कंप्लीट हो चुका है लास्ट और अंतिम भोजन का घटक। लेकिन अभी तक मैंने इसके स्रोत नहीं बताए हैं, तो इसके स्रोत क्या क्या हो जाएंगे? इसके स्रोत जो होंगे मुख्य रूप से वो क्या क्या हो जाते हैं, सब्जियां और फल, सब्जियां और फल। तो ये हो जाएंगे खाद्य रेशों के स्रोत। तो बच्चों, अगर हमें हमारे शरीर की उचित वृद्धि और विकास करना है तो ये सभी जो भोजन के घटक हैं हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। इनमें से किसी एक की भी कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर की उचित वृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा, जो क्या हो जाएगा, हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए अब कभी भी हम भोजन खाएं तो वो कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, जिसमें सभी भोजन के घटक पर्याप्त मात्रा में हो। तो बच्चों, यहां पर मैं आशा करता हूं आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।